पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां हुक्मरान खानदान के खिलाफ लंदन फ्लैट्स के हवाले से एक मुकदमा चल रहा है जिस पे मनी ट्रेल पूछा जा रहा है, वहाँ एक और अहम मुकदमा कि जनाब आपने वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब शुगर मिल ट्रांसफ़र कैसे की। और मोहतरम चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने आज हुक्मरान खानदान के वकील से पूछा कि आपने तो बड़े वाज़े और गैर मुबहिम अल्फाज में हाई कोर्ट को बताया था कि जनाब हम वहाँ शुगर मिल नहीं लगा रहे, तो फिर ये शुगर मिल बन कैसे गई। इसकी कहानी को मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में। साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या अगले हफ्ते ये केस दोबारा शुरू हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लीगल ऑप्शंस इस हवाले से क्या हैं, इस पे भी बात करेंगे। और साथ साथ मूसा गनी की ट्रस्ट डीड, मूसा गनी जो कि इसहाक डार साहब ने अपने इतराफ़ी बयान में कहा कि उनकी अहलिया के भांजे हैं, $10 मिलियन 19 मार्च 1992 की एक रिसीट है, तारिक शफी साहब के सिग्नेचर्स भी हैं और एक सऊदी शख्स का नाम और पासपोर्ट उसमें इस्तेमाल किया गया और उसके बेनिफिशरी चौधरी शुगर मिल्स और दीगर शरीफ खानदान के बिजनेस कंसर्न से ये मामला किया। अगर इसहाक डार साहब ये कहें और बयान दें कि जनाब ये मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है और जिस इतराफ़ी बयान से 164 के वो मुकर हैं, अब वो अगर ये कह दें कि जनाब ये तो मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है, तो सूरत हाल क्या बनेगी। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, इससे पहले कि बाकी बातों पर बातचीत शुरू की जाए, हुक्मरान खानदान की तरफ से और हुक्मरान खानदान के वुज़रा खास तौर पर जो हुक्मरान खानदान के मेंबरान हैं उनकी तरफ से जो कुछ बयानात आ रहे हैं जिसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में खुर्शीद शाह साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दिया जा रहा है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, वो किस तरह के बयानात हैं आइए देखते हैं। फैसला कोई ग्रे नहीं आना चाहिए। जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। वजीर आजम को क्या, एक MNA को भी डी-सीट नहीं कर सकते। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। तंज किए जाते हैं। वज़ीर आज़म से सवालात नहीं पूछे जा सकते। वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। वाशी को जो है वो नहल करार दे सके। तज़हीक के जुमले बोले जाते हैं। हम लोहे के चने हैं। अलहदा करने की कोई भी कोशिश की गई और किसी तरफ से भी हुई। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे, कोई भी उसका हिस्सा बना, तज़हीक नहीं करवाएंगे। बेपनाह और शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से लिए। जबर के फैसले हम नहीं मानते। कोर्ट से फैसला जो है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक ही आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, जागते रहना, अवाम का फैसला असल फैसला है। जी, सेनेटर एतजाज एहसन साहब, आपने ये बयानात सुने, ये बयानात क्या कह रहे हैं? ये तो धमकियां ही दे रहे हैं। किसको? एक आपने नहीं चलाया जो बल्कि डायरेक्ट धमकी थी जिसमें उसने कहा कि किताब के सफ़े जो है, आप कहते हैं मैं अभी चला देता हूँ। नहीं, वो वैसे तो चला हुआ है, बड़ा ही चला हुआ है, पर वो तो एक जज साहब ने जो बड़े ज़ीरक और मतलब है बड़े तहम्मुल वाले जज हैं क्योंकि उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया, उन्होंने उसको मजाक में उड़ाया। पर इनकी तरफ से जिस तरह वो बात की गई कि अब नवाज शरीफ किताब है उसके वर्क के जो नहीं पढ़ सकता वो फिर हम कच्चे चने नहीं हैं, हम
वो उस कॉन्टेक्स्ट में उसने चनों की बात भी की थी। बिल्कुल सेनेटर एतजाज अहसन साहब, आपकी ख्वाहिश पे नाज़रीन जो लोहे के चने वाली बात थी और किताब के सफ़े, ये दोनों बातें ख्वाजा साद रफीक साहब ने की थी और किन अल्फाज में एग्जैक्टली की थी वो आपको सुनाते हैं। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें। तज़हीक नहीं करवाएंगे, तज़हीक नहीं करवाएंगे। जी सेनेटर एतजाज अहसन साहब इसी का हवाला दे रहे थे क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ सफ़ात किताब के मिसिंग हैं। सारी, मुझे तो लगता है सारी की सारी किताब मिसिंग है। आप देखें, वो मियां नवाज शरीफ ने हिसाब देना है। बेसिकली उसने, ही इज द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस इन द फैमिली। अब उसके फैमिली के इर्द गिर्द उसके जितने सैटेलाइट्स हैं इर्द गिर्द उस होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के, वो आईजी पंजाब हो कोई, वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो मिनिस्टर हो, उसके जो बच्चे हैं, औलाद है, उसकी बीवी है, उसके भाई है, उनके पास जायदाद आ जाए बहुत सारी, तो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को गिरेबान से पकड़ता है नायब कि आप बताओ ये तुम्हारे बेटे के पास कहाँ से इतने घर आ गए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। सो किताब जो है वो बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ खुद है, और उसने वो सारे औराक जो हैं उस किताब के पूरे करने, अगर उसने मनी ट्रेल देनी है जो उसका फर्ज है, जो उस पे लाजिम है, अगर उसने इससे निकलना है इस मुश्किल से, तो एक एक पैसा, एक एक पाउंड, एक एक रुपया, एक एक दिरहम, एक एक डॉलर जो उसने या उसके बच्चों ने, और जो भी उनके बैंक अकाउंट्स हैं और जो भी उनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, उनके नाम जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो सारा कुछ नवाज शरीफ ने देना है। क्योंकि वो बुनियादी तौर पे जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस दिन उन्होंने तस्लीम कर लिया होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ने, जो सेंट्रल सैटेलाइट और उसकी जो सैटेलाइट्स हैं, उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने इनकार करके मुबहम अंदाज में बाद में मान लिया। अब ये जवाबदेह इनका नवाज शरीफ है। अभी तक तो ये मनी ट्रेल जिसकी आप बात कर रहे हैं आया नहीं, आइंदा आपको उम्मीद है कि ये पेश करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वैसे बना रहे होंगे। ये बैंकिंग रिकॉर्ड बन सकता है दोबारा इतने सालों पर? ये जो इनको वक्फा मिला है ना अजमत सईद साहब की बीमारी का, इसमें डॉक्यूमेंटेशन यकीनन ये एफबीआर में भी करवा रहे होंगे। ये कतर से उनको थोड़ी सी रिबफ मिल गई है क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, सारे पाकिस्तानियों में मजाक बन गया, वो शहजादा एक मजाक बन गया। शहजादा का सिर्फ मजाक नहीं हो रहा, शहजादा मजाक बन गया, कतरी मजाक बन गया। और मैं ये कहता हूँ ये जो स्टोरी दी है ये इतनी अफसानवी है, अरशद के इसको अगर मान लिया जाए कि मैं एक गैर मुल्की से सर्टिफिकेट लेके, और गैर मुल्की ऐसा है मुल्क से हो जहाँ इनकम टैक्स और टैक्सेस देने लाजिम नहीं है, और ये अरब तेल वाले कुवैत, सऊदी अरब, इमारात, कतर, शारजा, इनके जो शहरी हैं उनको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अब मैं, अगर मुझे ये इख्तियार मिल जाए कि मैंने रिश्वत का या कमीशन का जो पैसा खाया है, कमीशन चाहे मोटरवे पे ली है, आप फर्ज कर लें,
वो मैं वाइट कर सकता हूं एक खत के साथ, या दूसरा वजाहती, वो तो वजाहती बेसिकली तो एक खत है, दोनों को एक ले लें, तो फिर तो बिजनेसमैन कोई टैक्स नहीं देगा, रिश्वतखोर कोई पैसा पाकिस्तान से भागेगा और बड़ी आसानी से भागेगा। मैं 5 अरब रुपया कमाऊंगा, रिश्वत से कमाऊंगा, भत्ते से कमाऊंगा, फ्लाइट लूंगा, कनेक्टिंग फ्लाइट कुवैत सिटी से, कुवैत सिटी से मैं अपनी फ्लाइट से बाहर निकलूंगा, बाहर फ्लाइट के जिस तरह वो होटल्स के और टैक्सीज के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, खोखे, बीच में बंदे खड़े होते हैं, उस तरह एक लाइन होगी अरबियों की। उन पे बुरा वक्त आने लगा, वो इसी काम पे आ जाएंगे। मैं जाऊंगा पहले के पास, वो कहेगा 5 अरब का अगर करना है तो 10 करोड़ मैं रखूंगा। दूसरा कहेगा, इशारा करेगा, इधर इधर आ जाओ, 8 करोड़ पे आपको खत देता हूँ। तीसरा 6 करोड़ पे, 4 करोड़ दे के अगली फ्लाइट लेके मैं लंदन चला जाऊंगा, बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ले लूंगा, वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे करते हुए, और पैसा सारा वाइट, और एफबीआर को ठींगा दिखाऊंगा। एफबीआर खुदकुशी कर रहा है। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए, कतरी खत अगर तस्लीम कर लिया जाए, तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक एनार्की आ जाएगी। हर बिजनेसमैन तो के लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। और एक कतरी का खत लेना है, कुवैती का खत लेना है, सऊदी का खत लेना है, और वो लाइन में खड़े होंगे, बोलियां बोल दे रहे होंगे। आप फ्लाइट लेके लंदन जाके प्रॉपर्टी डील करके बेटे के नाम करके, और बेटा कारोबार करता है, जी मैं तो आईजी हूँ, मैं तो चीफ सेक्रेटरी हूँ, बेटा बड़ा मेरा होनहार है, बड़ा कारोबार करता है। फिर तो फ्री फॉर ऑल। क्योंकि मनी ट्रेल की जब आप बात करते हैं तो जस्टिस शेख अजमत सईद साहब की भी एक ऑब्जर्वेशन और सवाल था उनका बाकायदा वकील साहब से, हुक्मरान खानदान के, कि ये पैसा क्या ऊँटों की पीठ पर रख के लेके गए? तो इसके जवाब में परवेज रशीद साहब ने कुछ कलमात अदा किए। क्या कहा परवेज रशीद साहब ने, आइए जरा सुनते हैं। आज तंज किए जाते हैं, तज़हीक के जुमले बोले जाते हैं। कभी कोई पूछता है कि मियां शरीफ साहब ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे? जी नाज़रीन, आपने सुना, ना सिर्फ ये बल्कि वो सवालात जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने बनाया, जिसमें सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब का एक कलीदी किरदार था। पहले 7 सवालात, फिर 70 सवालात, और सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब ने लंदन फ्लैट्स का उसमें मनी ट्रेल पूछने की कोशिश की थी पार्लियामेंट में। उसका भी परवेज रशीद साहब ने एक सवाल खड़ा किया। क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। पूछा तो यह जाता है कि आपने या आपके बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से खरीदे? उस शख्स से पूछा जाता है जो 1970 में जिसके कारखानों को सरकार कब्जा करती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से लिए? जी सेनेटर एतजाज़ साहब क्यों पूछ रहे हैं उनके बच्चों? 1970 के से वो कारोबार करते आ रहे हैं, क्यों आप पूछना चाहते हैं लंदन के फ्लैट्स का? और वो तो खुद उन्होंने फरमाया कि 70 में हमें 0 कर दिया गया, जो तन पे कपड़े थे वो रह गए सारे, और 90,000 रुपए उन्होंने कहा 7 खानदानों में 90,000 रुपए बचे। 15,000 रुपए शरीफ खानदान के हिस्से आए 7 भाइयों के। अब सवाल तो उठेगा कि 15,000 रुपए में आप महीना आपने गुजारा करना था कि आपने अरबा रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी थी। तो सवाल तो बिल्कुल नेचुरल है। और ये सवाल जो तज़हीक की बात करते हैं, मैं समझता हूँ तज़हीक जितनी अपोजिशन के वुकला की हुई है, उसके तौफीक आसिफ को तो
बोलने ही नहीं दिया। सीनियर वकील है जमात इस्लामी का, और उसका बेमेन मौकफ क्या था कि नवाज शरीफ को कटहरे में बुलाओ, एक दुरुस्त मौकफ था। और फिर हामिद खान को जो पहले दिन ही कहा कि ये अखबारात के तराशे जिनमें पकौड़े बिकते हैं, वो जवाब दे सकता था कि उसने नहीं दिया, जवाब दे सकता था कि, और हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी हमने पकौड़े खाए हुए हैं, क्योंकि वो पीएलडी जो जायल हो जाती बार है। की कैंटीन में आप पकौड़े जजमेंट्स पे रख के खाते हैं? नहीं, बार की कैंटीन पे तो नहीं। अच्छा। पर नीले गुम्बद पे, और वो जजमेंट्स वो पीएलडीज और कुतब जो इजाफी छाया हो जाती हैं, वो उनको गोदाम खाली करना पड़ता है हर पब्लिशर को तो जब वो खाली करते हैं तो पकौड़े बिकते हैं। तो लेकिन ऑपोजिशन ने इस तरह जवाब नहीं दिए जिस तरह ये तो थ्रेटन कर रहे हैं, ये तो अब धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये एहसास हो गया है, ये बिल्कुल एहसास हो गया कि मियां नवाज शरीफ का कोई मुकदमा नहीं है। जो बंदा कहे कि 20वीं सदी के आखिर में 1978 से लेके 21वीं सदी फी जमाना 2006 तक, जब अरबा रुपए क्लिक करके ट्रांसफर हो रहे हैं, क्लिक, ये बटन दबा और 1 अरब रुपया इस बैंक अकाउंट से उस बैंक, कोई चेक लिखने की जरूरत नहीं है कोई। उस जमाने में आप कह रहे हो कि हमने अरबा रुपए की तजारत की, बिजनेस की, 28 साल की, और उसका हमारे पास रिकॉर्ड कोई नहीं है क्योंकि हम कैश में करते रहे। बिल्कुल ठीक है सर। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, इस हवाले से जो शरीफ खान के बयानात हैं उसमें मरियम सफदर साहिबा का भी एक बयान जमा हुआ अदालत में कि जनाब वो तो रहती लाहौर में हैं, रायवंड में रहती हैं, शमीम एग्री फॉर्म्स में रहती हैं। कुछ तस्वीर नाज़रीन आपको दिखाएंगे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सेनेट में है, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी वकला को कहते हैं, और सेनेटर एतजाज अहसन साहब उस हैसियत में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि ये तस्वीर हैं कहाँ की। और जो शरीफ ख़ानदान के बयानात हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल के हवाले से बयान दिया गया और फिर शुगर मिल लगा ली गई, ये वाक़या क्या है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम सफदर साहिबा निजी दौरे पे गालिबन बरतानिया गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से बयान जमा हुआ उसमें बताया गया कि ना वो वालिद साहब के साथ नहीं रहती बल्कि दादी जान के साथ रहती हैं। नाज़रीन कुछ तस्वीर देखते हैं और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब से पूछेंगे कि ये तस्वीर कहाँ की हैं। मरियम सफदर साहिबा आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और मज़ीद आप तस्वीरें देखें तो इसमें डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ आपको मुलाकातें होती हुई नज़र आ रही हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ दीगर जो डेलीगेशंस प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे हैं, इसहाक डार साहब वुज़रा बैठे हैं, उन तस्वीर में भी नज़र आ रही हैं। ये सेनेटर एतजाज अहसन साहब, ये कहाँ की तस्वीर है? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की है। वो दरवाज़ा आपके देख लें जिस तरह के वो लगा है, फिर ये खिड़कियाँ जो हैं एक लुक आउट एट द गार्डन, ये तो सब प्राइम मिनिस्टर हाउस की है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की हैं जी। तो वो तो कह रही हैं कि, और ये कतरी एम्बेसडर से भी मुलाकात गालिबन उस वक्त जब वज़ीर आज़म साहब की सेहत नासाज थी और लंदन में थे, ये सारी। लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो क्या है वो दादी जान के साथ शमीम एग्री फॉर्म में रहती हैं, तो ये तस्वीर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की हैं। ये खिड़कियाँ, यदि वो खिड़कियाँ पीछे जो हैं ये दे लुक आउट एट द गार्डन आउट, वो मशहूर ज़माना गार्डन जिसमें शौकत अजीज और एंजेलिना जोली ने वॉक की थी। एंजेलिना जोली ने वॉक की थी, वो खिड़की से निकले तो गार्डन। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया गया कि जी शमीम एग्री फॉर्म में रहती हैं, और फिर ये वाली चीज़ें, ये तो अब एक्चुअली जो मुलाकातें करते रहे हैं, ये जिस तरह ये कतरी की मुलाकात है या दूसरे जो एम्बेसडर्स, वो तो इस्लामाबाद में ही मिलते रहे हैं। वो रायवेंड तो गए ही नहीं, इस्लामाबाद में वो कह सकती हैं थी कि किसी और घर में, पर ये मुलाकातें ये तो नहीं कह सकती कि रायवेंड में हुई हैं, क्योंकि रायवेंड में ये एम्बेसडर्स
खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इनमें से कोई भी रायविंड नहीं गया, शमीम एग्रीकल्चर फार्म नहीं गया जो रायविंड में है। ये जो बयानात होते हैं हुक्मरान ख़ानदान के, एक इनकी शुगर मिल का मुकदमा भी, उसमें आप भी और सलमान राजा साहब सरप्राइजिंगली उसमें भी हुक्मरान ख़ानदान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन उस हवाले से दिए कि जनाब हाई कोर्ट में आपने कुछ और कहा था और उसके बाद शुगर मिल लग भी गई वहाँ पे जनूबी पंजाब में। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये अभी चल रहा है, कल इसकी हियरिंग है। तो मैं केस से हट के सिर्फ जो शुगर मिल वहाँ पे लगी कैसे, उसमें रियासती ज़राए भी इस्तेमाल हुए या नहीं हुए? हमारा मौक़िफ़ जो है उसमें तो रियासती ज़राए इसलिए है कि इस्तेमाल हुए ज़राए और रियासती हुक्काम, क्योंकि 9 मरतबा हुक्म इम्तनाई जारी किया हाई कोर्ट ने कि आप ये मिल यहाँ भावलपुर में चुन्नी गोट में नहीं लगा सकते। 9 मरतबा इन्होंने कहा कि हम शुगर मिल नहीं लगा रहे, हम पावर प्लांट लगा रहे हैं। लेकिन जब वो बन गई, तामीर हो गई, वो हाई कोर्ट ने पावर प्लांट लगाने से भी मना कर दिया, रोक दिया। पर जब तामीर हो गई तो शुगर की क्रशिंग शुरू हुई, उसकी भी वैसे स्टे ऑर्डर की वायलेशन में हुई। तो ये इत्तफाक फैमिली जो है, इनको आदत नहीं है अदालत के अहकामात को तस्लीम करने की। ये हमला कर देते हैं अदालत पे। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्व किया कि जी बड़ा वाज़ेह और गैर मुबहम अल्फाज में ज़मानत दी गई थी कि वो शुगर मिल लगा ही नहीं रहे बल्कि एक पावर प्लांट की तामीर कर रहे हैं। तो शुगर मिल किस तरह से बन गई, इसका सलमान राजा साहब ने तो जवाब देना ही देना है, लेकिन आप की साइड जो है, आपके जो केस है, आपके जो आर्गूमेंट्स है, वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस पर आपके पास क्या जवाब है? नहीं, हमारे पास जवाब नहीं है। हम तो कहते हैं कि लगाई शुगर मिल रहे थे और हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि नहीं लगाएंगे। हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि हम एप्लीकेशन दी कि हम पावर प्लांट लगा रहे हैं और वो लगी शुगर मिल। और उसमें जो हमारा मौक़िफ़ ये है, वो ये है कि पावर प्लांट वैसे शुगर मिल में कैसे कन्वर्ट होता है? वो शुगर मिल में के साथ छोटे पावर प्लांट्स तो होते हैं ना, बगास वगैरह के, जिससे बगास से 8-10 मेगावाट। आम अल्फाज में क्या हाई कोर्ट के साथ झूठ बोला गया? हमारी राय में हाई कोर्ट के सामने गलत बयानी की गई। बिल्कुल सही। और इस हवाले से केस क्योंकि चल रहा है, इस पर हम मजीद फॉलो इस पर लाजमी करते रहेंगे। जब आप हुक्मरान ख़ानदान के बयानात की बात करते हैं तो इसहाक डार साहब का भी एक मशहूर ज़माने 164 का बयान है, जिससे वो कहते हैं जी ज़बरदस्ती लिया गया, उस पर बहुत सारी बातें भी होती हैं। आपको एक ट्रस्ट डीड दिखाते हैं नाज़रीन, इस मूसा गनी साहब, और मूसा गनी साहब बकौल इसहाक डार साहब के एफिडेविट में मेंशन्ड है कि उनकी अहलिया के भांजे हैं, नेफ्यू हैं। और जब आप इस ट्रस्ट डीड को देखते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट बज़ाहिर तो ये एक सऊदी बाशिंदे के साथ है, उसके पासपोर्ट की कॉपीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें जिक्र आता है चौधरी शुगर मिल का, रमज़ान शुगर मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग, हुदैबिया पेपर मिल्स, हमजा बोर्ड मिल्स और हमजा स्पिनिंग मिल्स। और जब हम इसके मजीद पढ़ते हैं तो आखिर में एक रिसीट भी लगी हुई है, और इस रिसीट के मुताबिक जो उसमें तारीख है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 19 मार्च 1992। और इस रिसीट में दस्तखत हमें नज़र आते हैं तारिक शफ़ी साहब के। जी हाँ, वही तारिक शफ़ी साहब जिनको कहा गया कि वो बेनामदार हैं मियाँ शरीफ साहब के। और वो कहते हैं कि जनाब तमाम पैसे हमने मूसा गनी से ले लिए 19 मार्च 1992 को, और ये अमाउंट कितना था? $10 मिलियन। जी हाँ, $10 मिलियन। और आप ये पढ़ सकते हैं, रिसीव्ड ऑल मनीज फ्रॉम मूसा गनी बीइंग ट्रस्ट फंड ब्ला ब्ला ब्ला, और तारिक शफी साहब। बैरिस्टर एजाज हसन साहब, ये ट्रस्ट डीड क्या बता रही है? ये ट्रस्ट डीड बता रही है कि एक और इनका सोर्स है, और ये अरब लाने इसलिए आसान है कि इस अरब ने भी, जिसका नाम शेख अब्दुल गनी मालिक बिन सिराजुद्दीन की किस्म का नाम है, 1927 की इनकी तारीख पैदाइश है। अब इसके पास भी जितनी रकम
आप इसके अपनी मैंने कमाई है नाजायज, मैं जितनी भी चाहूं अरब के कंधे पे लाद दूं, उसने अकाउंट फॉर नहीं करना। उसने एक हाथ से लेना है, बीच में अपना कुछ कमीशन ले लेना और दूसरे हाथ से उसने वापस कर देना और ये वाइट हो जाना है कि अरबी से आया। इधर से मेरा काला धन रिश्वत ली अरबी ने के जिस तरह कतरी आया है। इसका टेक्निकल चीज ये है, इधर से उसने ले ली, अपनी बना ली, उसने किसी को जवाब नहीं देना। ये एक डार्क पैच है टैक्सेशन लॉज से जो आज़ाद है। ये अरब दुनिया के तेल की दौलत है, अरबियों के पास बेइंतहा पैसे आए, शहजादे थे, प्रिंसेस थे। अब गरीब प्रिंसेस भी हैं, अमीर प्रिंसेस भी हैं। गरीब प्रिंसेस इस किस्म के काम करते हैं कि आपसे 5 अरब रुपया लिया पाकिस्तानी, वो दूसरे हाथ इधर से आपको वापस कर दिया पर अपना दिखा के। अब वो उसको जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की कि कहां से उसके पास, यानी कि आपके पास अगर काले धन के अरबों रुपए हैं तो आपको एक अरब चाहिए कि वो आपका पैसे को सफेद कर दे। कतरी ने यही किया ना। अब वो आपके कहने पे इसमें में वो कह रहे हैं कि ये $10 मिलियन जो है ये वो अरबी जो के देगा और किन कंपनीज के नाम अकाउंट्स होंगे। चौधरी शुगर मिल लिमिटेड, रहमान शुगर मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, हुदैबिया पेपर मिल्स, हमजा बोर्ड मिल्स वगैरह, इनके अकाउंट्स में वो पैसा जाएगा। और वो अकाउंट्स में चूंकि अब अरबी का ट्रांसफ़र नहीं भी होना, उसमें अगर मलकियत ट्रांसफ़र नहीं भी कर रहा, ये एहतियात की है, तो उस पैसे पे को बैंक में रख के बैंक से उतने का ही लोन ये हुदैबिया, ये चौधरी, ये हमजा बोर्ड में ले लेंगी। सो इस अरेंजमेंट में कर्ज लेने की सहूलत और कोई सवाल नहीं पूछा, एफबीआर सवाल नहीं कर सकती। बिल्कुल। और इसमें जो आखिर में रिसीट लगी हुई है 19 मार्च 1992 की कि जनाब ये सारे पैसे हो गए और तारिक शफी के सिग्नेचर यहाँ भी नजर आते हैं। वो जब पैसे बैंकों में आ गए, उन पे जो कर्जा जब उतार दिया, कर्जा लेके जब कर्जा उतार दिया, उसकी जमानत पे जो पैसा आया अरबी से, जो पहले अपना पैसा था, पैसा अपना ही है। ये पाकिस्तान ने अंडर द 1992 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जो नवाज शरीफ ने खुद सादर किया था, जिसमें नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, अगर फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आता है, नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। उसका तरीका क्या था कि पाकिस्तान में आपने रिश्वत कमाई है, 1 अरब रुपया कमा लिया है, वो आप हुंडी के ज़रिए, पर्ची के ज़रिए वो बाहर भेज देते। बाहर भेजने का तरीका क्या है कि बाहर जो बैठा हुआ लेट से पाकिस्तानी है, उसको 1 अरब यहाँ दे देते हैं, वो डिफेंस में पैसे प्रॉपर्टीज खरीद लेता है। आपको 1 अरब रुपया अब पाउंड्स में आपको पाकिस्तान भेज देता। वो आपका पैसा गया है, वो आपका पैसा आपको पाउंड्स की शक्ल में अरब रुपया आ गया है। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो इनकम टैक्स, नो, वो आपने वाइट कर लिया। एक रास्ता जो इन्होंने ढूंढ रखा है और परफेक्ट किया है, वो है कि पाकिस्तानी से भी बेहतर ये है कि अरबी हो। इधर से और वो भी 1927 की पैदाइश, वो तो खैर बुजुर्ग आदमी। इस पे सवाल बैरिस्टर एजाज हसन साहब ये भी बनता है कि मलिक कयूम साहब ने जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 का आप जिक्र कर रहे हैं, हुदैबिया पेपर मिल्स में केस जो चल रहा था उसमें कहा कि जनाब ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 और लेजिस्लेचर की इंटेंट ये थी कि आप इस पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे, और वो उस केस में क्लीन चिट बाकायदा तौर पर दी गई। लेकिन 1.2 बिलियन रुपए जो उसका अमाउंट था, उस पर कोई तहकीकात आज तक नहीं हुई।
ये वाली डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट और अल-फैसल बैंक के, अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको डॉक्यूमेंट नाज़रीन स्क्रीन पर दिखा सकें तो आप ये देख सकते हैं कि अल-फैसल बैंक नुज़रत गौहर काजी, तलत मसूद काजी, इन सबको खतूत लिख रहा है, सिकंदरा मसूद काजी, और साथ साथ चौधरी शुगर मिल का भी जिक्र आता है। पहले ये अकाउंट खोलने के हैं, फिर इनसे पैसे जो लिए गए इनके नाम पे वो रिकवर करने की बात आती है कि किस तरह से ये पैसे उनके अकाउंट्स में जा रहे हैं और उनको शायद गालिबन पता भी नहीं है कि इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। फिर चौधरी शुगर मिल्स के लिए फाइनेंसिंग इससे उठाई जा रही है। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मूसा गनी का नाम इसहाक डार साहब के एफिडेविट में है, काजी फैमिली का नाम इसहाक डार साहब के एफिडेविट में, इसहाक डार साहब मुकर गए इन सारी चीज़ों से। तो ये जो कागजात हैं ये कोरॉबोरेटिव एविडेंस है कि नहीं है? ये तो बड़ा अहम एविडेंस है, बहुत अहम एविडेंस है। ये तो मैंने जैसे कहा ना कि ये बीच में अरबी को जो डाला है वो तो पिवट है उस सारी मनी लॉन्ड्रिंग का, और अरबी सबसे कन्वीनियंट है। और ये तो शहादत है, सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग का। ट्रेजेडी ये है कि ये किसी बिजनेसमैन ने किया होता तो नैब ने उसको अंदर किया हुआ होता, किसी भी और बिजनेसमैन ने, शरीफ फैमिली के अलावा किसी और बिजनेसमैन ने, किसी और सियासतदान ने ये किया होता वो जेल काट रहा होता। बिल्कुल। तो ये तो शरीफ खानदान के हवाले से नाज़रीन जो 1990 से कहानियां शुरू होती आ रही हैं और अब तक, और सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब के लिए किसी और ने किया होता तो अब तक अंदर होता। तो शरीफ खानदान पे इतनी नवाज़शात क्यों होती हैं, क्या वजूहात हैं इसकी, ये जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि अगर कोई और शख्स होता तो अभी सुलाखों के पीछे होता। तो शरीफ खानदान के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी, या जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों के लिए कानून है उनका एहतसाब होता है, इनका क्यों नहीं होता? एक तो 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, 56% पाकिस्तान पे 24 साल की है, जहाँ से मेन ब्यूरोक्रेसी, मेन पुलिस, मेन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ सारे आते हैं, और बाकी पाकिस्तान पे इन्होंने 9 साल की है। सो कोई 33-34 साल इनकी हुक्मरानी रही है कंटिन्यूस। उसमें इन्होंने अब 1984 में जो लड़का सिविल सर्विस एकेडमी में गया था DMG में, वो अब सेक्रेटरी होकर रिटायर हो रहा है। तो इन्होंने नवाज़शात उन पे बहुत की हैं। बीच में जो इन पे अकाउंटेबिलिटी होने लगी थी तो ये मायदा करके भाग गए थे, जिस मायदे से ये इनकार करते हैं, पर इनकी अच्छी वाली अकाउंटेबिलिटी होने वाली थी उसमें। पर परवेज़ मुशर्रफ ने भी पे भी प्रेशर, अरबियों का ही प्रेशर। ये एक बड़ी अजीब बात इनकी है। आप हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं पाकिस्तान के, आप प्राइम मिनिस्टर, आप दोस्तियां जाती मुफाद के लिए डालते हैं, उस दफ्तर को इस्तेमाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ टर्की के साथ जाती मरात और जाती दोस्ती डालने पे, मोदी के साथ जाती दोस्ती डालने पे, कतरियों के साथ जाती दोस्ती डालने पे, कौम के लिए नहीं। ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो ने 4 दिन जाके गुजारे हैं, छुट्टी ली है और 4 दिन गुजारे हैं आगा खान के साथ, और वहाँ सवाल उठ गया पार्लियामेंट में और इशू उठ गया कि आपने अपनी जाती दोस्ती पाकिस्तान, कहता हूँ कनाडा के शोल्डर्स पे राइड करते हुए ये जाती दोस्ती डालने का आपका क्या मतलब है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने ये जाती बनाए हुए हैं, और जाती जो हुक्मरान हैं वो फिर इन पे मुश्किल जब आती है, जाती दोस्तियां डाली हुई थी तो वो सऊदी उठा के ले गए। फिर जितने भी हमारे मुआहदे हैं और खास पे जो ट्रेड डील्स हैं, पार्लियामेंट में आप तो सवाल पूछ सकते हैं कि जनाब लेके आए, बताएं किसका किस में कितना हिस्सा है। ये नहीं, ये कहाँ बताएंगे, ये कहाँ बताएंगे। ये पेपरा रूल्स को अवॉइड करने का एक तरीका बड़ा सिंपल है,
कि जहां गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन टू गवर्नमेंट हो, पेपरा रूल्स ही नहीं अप्लाई कर रहे। इसीलिए एलएनजी पे भी वो रूल अप्लाई, एलएनजी पे कतर के साथ जो 15 साल का मायदा किया है वो इस फैमिली के साथ किया है ना। ये फैमिली टू फैमिली दोस्तियां बढ़ाते हैं, पींगे बनाते हैं। ये शरीफ खानदान का ये खासा है। ये खानदान इस तरह ये माफिया एक बन रही है।